फिजिक्स का चैप्टर 2 है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। अब तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन क्या आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं? अभी तक अगर नहीं करे हैं और आपको न्यूमेरिकल्स करने से डर लगता है या डाउट्स रहते हैं, ये वीडियो बिना स्किप करे देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन के सारे न्यूमेरिकल्स, और साथ ही साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए और उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द एक्सेलरेशन मास ग्राफ फॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस इज प्लॉटेड इन फिगर 6.40। प्लॉट द फोर्स मास ग्राफ फॉर दिस केस। तो इस क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया है आपको फिगर 6.40 में। इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है जहां पर आपको मास प्लॉट करके दिया है उन्होंने, और ये वाई एक्सिस है जहां पर उन्होंने एक्सेलरेशन प्लॉट करके दिया है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। देखिए, जब मास है 1 kg तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मास है 2 kg तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मास है 4 kg तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब मास है 5 kg तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ग्राफ की हेल्प से अब हम पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ जो कहता है F = ma। इसकी हेल्प से हम इन सारे केसेस में फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ हम इसका एक टेबल बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हम टेबल की हेल्प से ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम मास को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम फोर्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए, पहले केस में जब मास 1 kg है, एक्सेलरेशन है 10, तो वैल्यू आई 10 न्यूटन। तो यहाँ हम प्लॉट करते हैं कि जब हमारा मास था 1 kg, फोर्स आया 10 न्यूटन। सेकेंड केस में मास है 2 kg, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स प्रोड्यूस हुआ 10 न्यूटन। यहाँ पर 2 और ये 10। नेक्स्ट केस में निकालते हैं, मास है 4 kg और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 2.5, जो अगेन आएगा 10 न्यूटन। प्लॉट कर लेते हैं, मास है 4 और ये आया 10 न्यूटन। जब मास है 5 kg और एक्सेलरेशन है 2, इस केस में भी फोर्स है 10 न्यूटन। 5 और ये 10, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहीं पर इसको इरेज करके आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए, ग्राफ के लिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे मास को, और यहाँ यूनिट मेंशन कर देंगे kgs, और वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करेंगे फोर्स को, यहाँ पे इसकी यूनिट प्लॉट कर देंगे न्यूटन। 0 ओरिजिन बनाएंगे, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, इसे एक्सटेंड कर देते हैं, और ये 5 kg। और फोर्स आ रहा है हमारा, अगर हम यहाँ ले लें 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, क्योंकि गैप्स इक्वल होने चाहिए। इसके बाद देखिए, जब आपका मास था 1 kg तो फोर्स प्लॉट करना है हमें 10 न्यूटन, यहाँ आपका डॉट बन जाएगा। फिर जब मास है 2 kg तब भी फोर्स है 10 न्यूटन। जब मास है 4 kg तब भी आपका फोर्स है 10 न्यूटन। जब मास है 5 kg तब भी फोर्स है 10 न्यूटन। ये हमारे सारे ग्राफ प्लॉट हो गए। इसके बाद अब आप इसे स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो आएगा पैरेलल टू मास एक्सिस या एक्स एक्सिस। तो इस केस में हमारा जो फोर्स निकला वो निकला कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का, इस ग्राफ का जो एक्सेलरेशन मास ग्राफ था उसका फोर्स मास ग्राफ इस तरह से बनेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर 6.41। ये रही 6.41 फिगर। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में ये ग्राफ हमें बना के दिया है। मास दिया है ऑब्जेक्ट का 10 kg, वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है। इस VT ग्राफ पे इन्होंने उसे शो कर दिया। इस VT ग्राफ की हेल्प से आप फोर्स बताइए, फोर्स कैलकुलेट करके दीजिए। देखिए, सिंपल लॉ है, फोर्स निकालना है तो ma, मास हमें 10 kg दे रखा है, हम यहाँ प्लॉट कर देंगे। फोर्स हमें पता नहीं है। फोर्स पता लगाने के लिए अब जो क्वांटिटी यहाँ अननोन है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप इस VT ग्राफ का यूज करोगे। VT ग्राफ का एक्सेलरेशन उसका स्लोप देता है, और स्लोप का फॉर्मूला होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, सिंपल भाषा में। वैसे तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है और tan थीटा को भी अगर आप रिजॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से और ये एक स्लोप मिल जाएगा आपको, और यहाँ से यहाँ तक का आप स्लोप निकाल सकते हैं या आप कंप्लीट स्लोप निकाल सकते हैं। तीनों ही केसेस में आपका एक्सेलरेशन सेम आएगा, ठीक है। हम ये छोटा पोर्शन ले लेते हैं, इस पोर्शन में हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन चल रही है तो उसका स्लोप हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक लाइन थी 20 और यहाँ से यहाँ तक लाइन है 10, तो 20 माइनस 10, और यहाँ से देखिए टोटल ये है 4, बेस में 4 माइनस 0, तो 20 माइनस 10 इज 10, 4 माइनस 0 इज 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5/2 आया एक्सेलरेशन। वैल्यू हम पुट कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन में, यहाँ से आप रिजॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25 न्यूटन। इस वीटी ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था और फिर उसको हम अपने F इक्वल टू ma वाले फॉर्मूले में पुट करके फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question number 12. A bullet of mass 50 grams moving with a speed of 100 meter per second enters a heavy stationary wooden block and stops after penetrating a distance of 50 centimeter. Estimate the stopping force acting on the bullet. Assume that the bullet undergoes constant acceleration within the block. अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने क्वेश्चन रीड किया तो मैंने उसको साथ साथ कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन किए, ऐसा क्यों? देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल रीड करते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके गिवन हैं, जो फाइंड करने हैं, उन्हें अंडरलाइन कर सकते हो। उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन पेपर में इसे सॉल्व करो तब वहाँ क्वेश्चन पेपर में तो आप इसे अंडरलाइन नहीं कर सकते, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो तब जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड करते जा रहे हो वैसे वैसे उसके नोट्स बना लो तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देखो कैसे करोगे। तो जैसे मैंने रीड किया बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, तो पहले मैंने हेडिंग बना दी बुलेट, उसके नीचे लिखा मास m शॉर्ट फॉर्म में 50 ग्राम, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी u होगी, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये बुलेट इनिशियली मूव कर रही थी। ये एक हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर करती है और जाके रुक जाती है कुछ दूर पेनिट्रेट होने पर। और कितना डिस्टेंस पेनिट्रेट करती है? 50 सेंटीमीटर, वो भी मैंने यहाँ लिख लिया। अब वो कह रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा था, मुझे बताना है कि कितनी फोर्स से वुडन ब्लॉक ने बुलेट को रोका, तो मुझे F कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस केस में आपको ये बताया कि एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ पर एक बुलेट थी जिसका मास 50 ग्राम्स था, ये मूव कर रही थी। मूव करते करते 50 सेंटीमीटर इस ब्लॉक के अंदर आ गई और 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये यहाँ रुक गई। जब ये रुक गई तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियली ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। हमें ये बताना है कि इस वुडन ब्लॉक ने फोर्स कितना लगाया इसको रोकने के लिए। अब देखिए मास पता है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सिंपली हम लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। तो आप मेंशन कीजिए बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये जरूर लिखा करें क्योंकि जब आप कोई भी लॉ या कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो उसको मेंशन करना जरूरी होता है। फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, मास आपके पास 50 है, और देखिए F जो 50 है ये ग्राम्स में है। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जितने भी वैल्यूज हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट में हो। तो यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड यूनिट में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। एक्सेलरेशन हमें यहाँ नहीं दिया हुआ, बट देखिए यहाँ ये जो 3 क्वांटिटीज हमें पता है, इनकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। क्यों यूज की हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों यूज नहीं की फर्स्ट और सेकंड? तो अगर आप याद करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at, वहाँ टाइम इन्वॉल्व हो जाता है और इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम नहीं दिया गया। जब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², वहाँ पे भी टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, अगेन टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज किया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, देखिए 0 ये दिया हुआ है आपको 100, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 2a हमें कैलकुलेट करना है, s है हमारा 50, बट ये भी सेंटीमीटर में है, इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके। अब यहाँ से ये रिड्यूस हो जाएगा, ये 2 5 10 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 0 माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस 10,000 स्क्वायर आएगा, 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो माइनस ही रहेगा।
ए आया हमारा नेगेटिव ऑफ 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए नेगेटिव ही आना चाहिए था क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, फाइनली जाके बुलेट रुक जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, ये माइनस का साइन बाहर था, स्क्वायर के अंदर नहीं था, स्क्वायर नहीं हो रहा था इसका, इसीलिए ये माइनस का साइन माइनस में ही रहेगा। वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इनटू माइनस 10,000। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, माइनस 500 न्यूटन आपका आंसर आ गया। अब इसे स्टेटमेंट में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो स्टेटमेंट बनेगी फोर्स अप्लाइड बाय वुडन ब्लॉक इज 500 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो नेगेटिव साइन आया है, इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? मोशन ऑफ बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मेरी बुलेट का मोशन था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसीलिए ये साइन नेगेटिव आया। अब कई बच्चे सोच सकते हैं कि पहले ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते, हम थर्ड इक्वेशन पहले लगाते और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करते। आपने पहले ये क्यों सॉल्व किया? देखिए, कोई भी स्टेप आप पहले लगा सकते हो, कोई स्टेप आप बाद में भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, आपके लिए आंसर करना कन्वीनियंट होना चाहिए। अब देखिए, मुझे इस क्वेश्चन में फोर्स निकालने के लिए बोला गया था, तो मैंने फोर्स का ही फॉर्मूला लगाया और फोर्स के फॉर्मूले में मुझे जो जो वैल्यू पता नहीं थी वो मैंने देखा कि किस पार्ट से वो वैल्यू निकल सकती है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एक फॉर्मूला लगाया या इक्वेशन लगाई, उससे मैंने अननोन वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दी और उससे मेरा आंसर आ गया। आप बस ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको फर्स्ट लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए पुट इन 1, बस क्लैरिटी मिल जाएगी। और ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि पहले यही करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे कॉलम बना दीजिए, आप इधर इसको सॉल्व कर दीजिए, इसे इधर सॉल्व कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, एन एस फुटबॉलर कन्वर्टेड अ पेनल्टी शॉट बाय किकिंग द फुटबॉल विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। द एस्टिमेटेड फोर्स दे imparted was 800 न्यूटन। द मास ऑफ द फुटबॉल was 0.4 kg। कैलकुलेट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देयर फुट एंड द बॉल। क्या दिया क्वेश्चन में कि एक पेनल्टी शूट आउट हो रहा है। ये बात अपने माइंड में रख लीजिए कि जब भी पेनल्टी शूट आउट होता है तो फुटबॉल को एक जगह पे रख दिया जाता है और जो पेनल्टी शूटर होता है उसको किक करता है। अब जब वो फुटबॉल को रेस्ट पे रखा गया है, पहले एक पोजीशन पे रख दिया गया है, तो उसका जो यू होगा वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो फुटबॉलर था उसने किक किया फुटबॉल को और किक करके जो फुटबॉल थी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल गई, आगे गोल पोस्ट की तरफ गई। तो ये हो गई हमारी फाइनल स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो मास है फुटबॉल का वो 0.4 kg है, वो भी हमने मेंशन कर लिया। इसके बाद जो फोर्स लगाई गई है उस फुटबॉल के ऊपर वो है 800 न्यूटन। इसमें टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने सेकेंड्स तक फुटबॉलर का फुट और फुटबॉल टच में रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए गिवन मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, उसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। 108 किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 16 × 60 करोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। आप इसके लिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, 5/18 का जो मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है वैसे भी कर सकते हो। ये मैंने डिटेल वाला बता दिया है आपको। बाकी सारी क्वांटिटीज हमारी एसआई यूनिट में ही हैं। हमें इस केस में v पता है, u पता है और t फाइंड करना है और इधर से हमें f और m पता है। हमें एक फॉर्मूला याद है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है F = ma। तो यहाँ से 800 और यहाँ 0.4 kg और यहाँ a रख के हम पहले a कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 0.4 आएगा डिवाइड में, डेसिमल्स रिमूव कर देते हैं, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 4 2 8 तो 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब देखिए आपके पास a है, v है, u है, t कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करेंगे। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। तो देखिए क्यों यूज करी हमने फर्स्ट इक्वेशन और क्यों नहीं यूज करी सेकंड, क्योंकि सेकंड होती है s = ut + ½ at²। वहां उस केस में हमें s भी निकालना होता है और t भी हमें निकालना है, पर s हमें कहीं पे भी मेंशन करके नहीं दिया, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। थर्ड का भी सेम ही रीजन है, वहां पे s है और t तो गायब होता है थर्ड इक्वेशन में से, तो हम t कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। v की वैल्यू है 30 क्योंकि यहाँ हम उसे कैलकुलेट कर चुके हैं मीटर पर सेकेंड में। u की वैल्यू है 0, a कैलकुलेट कर चुके हो आप 2000 और टाइम हमारे को बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये 30, 0 में आप कुछ भी प्लस करोगे तो वो नंबर सेम आता है,
2000 इंटू टी के साथ इसकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा लेफ्ट साइड में तो डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.015 सेकेंड। ये आपका टाइम आ गया कि इतने टाइम के लिए फुटबॉलर का फुट और फुटबॉल टच में थे। ठीक है, बाकी आप इसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, an object of mass 2 kg moving with a constant velocity of 10 meter per second encounters a rough patch where the force of friction on the object is 7 Newton. At the same time, an additional constant force of 3 Newton opposing the force of motion is applied on the object. After entering the rough patch, how much distance does the object travel before coming to रेस्ट? इसमें इन्होंने हमें समझाया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद वो मूव करते करते एक रफ पैच पे आ गया। ऑब्वियस बात है कि रफ पैच है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो उन्होंने बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब 7 न्यूटन लगने लगा उस ऑब्जेक्ट पे। उसी टाइम पर हमने एक और फोर्स लगाया 3 न्यूटन का जो मोशन को अपोज कर रहा है। देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी अपोज कर रहा है और जो हम फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स वो भी उसे अपोज कर रहा है, दोनों फोर्स अपोज डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इस केस में हमें बताना है कि जब वो रफ पैच पे एंटर कर गया था तब कितना डिस्टेंस कवर किया होगा रेस्ट पे आने से पहले, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। देखिए क्या क्या दे रखा है, यहाँ नोट करते हैं। मास 2 kg दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, फोर्स 1 जो लग रहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो था 7 न्यूटन। इसे मैंने माइनस में लिखा है क्योंकि ये ऑपोजिट लगता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिंग काम करता है। यहाँ दूसरा जो फोर्स लगाया था वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया था, इसलिए उसे भी नेगेटिव रखा है। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया। v हमारी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ चुका था। इस केस में पहले आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे। नेट या टोटल फोर्स होगी -7 न्यूटन प्लस -3 न्यूटन, तो इसका टोटल आएगा -7 -3 विच इज इक्वल टू -10 न्यूटन। अब देखो आपको मास पता है, फोर्स पता है, आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू ma 2 इंटू a और इसकी वैल्यू -10 पुट करोगे। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -5, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब देखिए s कैलकुलेट करना है, v पता है, u पता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो अब लगाएंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारा 0 है, u है 10, इसका करेंगे आप स्क्वायर, a हमें पता है -5 और s हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आया -10s और यहाँ आया -100। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 100/10 इज इक्वल टू s, तो s की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ये आया आपका आंसर। आप इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट द ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट, क्या हुआ, क्या रह गया? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 छूटा नहीं है आपका, बिल्कुल ना घबराएं। इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस क्वेश्चन को विजुअली एक्सप्लेन करके और फिर उसका सोल्यूशन बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे अच्छी तरह से समझिएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू मैग्नेटिक कंपास, द बार मैग्नेट एंड द कंपास नीडल विच इज ऑल्सो अ मैग्नेट एक्सर्ट्स अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बोथ द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हाउएवर द कंपास नीडल मूव्स व्हेयरएज द बार मैग्नेट डज नॉट मूव। एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला है कि अगर हमें एक कंपास दिया जाता है, कुछ इस तरह का होता है कंपास, जिसकी ये निडल होती है नॉर्थ और साउथ में ये पॉइंट करती है। इसके बाद इन्होंने बोला कि इसके सामने मैंने एक बार मैग्नेट लाके रखा। बार मैग्नेट लाने पर ये बार मैग्नेट इस मैग्नेटिक निडल के ऊपर फोर्स लगाती है और ये मैग्नेटिक निडल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उन्होंने बोला कि ये फोर्स लगाती है, ये तो डिफ्लेक्ट कर जाती है,
लेकिन ये क्यों नहीं अपनी जगह से मूव करता? इसके ऊपर भी तो फोर्स लगा, ये भी मूव करना चाहिए। ये हमें मूव करता हुआ नहीं दिखता, ये दिखती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो बताना है। तो रीजन ये है कि ये जो हमारी मैग्नेटिक निडल है ये एक छोटे से पॉइंट पर पिवटेड होती है एंड इट इज मेड टू मूव। ये डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि कंपास की जो निडल है वो मूव कर सके, जल्दी से हल्का सा फोर्स फील करते ही मूव करे। और यहाँ पर ये जो मेरी बार मैग्नेट है इसका सरफेस एरिया है ज्यादा और ये ऐसे रखी हुई है। अब हमें क्या पता है, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। कहाँ से पता है? न्यूटन के सेकेंड लॉ से। F इज इक्वल टू एम ए होता है। आप A की वैल्यू निकालेंगे तो M नीचे डिवाइड में जाएगा, तो M और A दोनों होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर आप मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। सिमिलर वेज में इन दोनों के मासेस में अंतर है। आप कितनी भी छोटी मैग्नेट लेकर आइए उसका मास फिर भी ज्यादा ही निकलेगा इसके मास से। और दूसरी चीज, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा कम। यहाँ पर इसका सरफेस एरिया जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम है और यहाँ पर मास भी कम है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ज्यादा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जल्दी चेंज होगी, यानी ये ज्यादा मूव करेगी और ज्यादा मूवमेंट शो करेगी। इसे आप अब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसका रीजन आप यहाँ से दे दीजिएगा कि A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम है, इसका मास कम है जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ये मूव करते हुए ज़्यादा दिखेगी। तो इस तरह से मैंने अब आपके लिए सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का वीडियो आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा और अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है या कोई क्वेश्चन है जो आपको समझना है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में लिख के बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।